अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो ये बेसिक मैथ्स 1 का पेपर है और मैं इसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जो आप लोगों ने लास्ट में अटैम्प्ट करने हैं और लास्ट में उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप एबल हो पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कि आपने दो जो है, एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, एक आपने कॉन्जुगेट नंबर लेना है। फिर आपने ये करना है उन दोनों को उनका सम भी करना है, फिर उनका प्रोडक्ट लेना है और आपने दोनों के आंसर जो है ना रियल नंबर प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, ये काम करना है। तो अब हम जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट किसको कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनमें एक रियल नंबर होता है और एक अयोटा वाली टर्म होती है। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जब हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें ना तो हम इसके ऊपर बार अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से बार अप्लाई कर देते हैं। जब बार अप्लाई करते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि जो अयोटा वाली टर्म होती है ना उसके साथ साइन चेंज कर दिया जाता है, सिर्फ अयोटा वाली टर्म के साथ, रियल नंबर के साथ नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारे पास कंजुगेट नंबर बन जाएगा, जिस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का सम लेना है और सॉल्व करना है। इसी तरह हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। दोनों टर्म्स को मैंने लिखा है, एक कंजुगेट वाली और एक कॉम्प्लेक्स वाली। ठीक है, लिखा मैंने। फिर मैंने क्या किया, जब इनको सॉल्व किया तो ये मेरे पास इससे कैंसिल हो रही थी तो मेरे पास आया 2a आंसर। तो ये हमें पता है, वेरी सामने नजर आ रहा है कि ये मेरे पास क्या है, रियल नंबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, एक पार्ट कर दिया। दूसरा नंबर क्या है, z, इसका हमने प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप इसको इसके साथ करोगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा -ab। फिर आप क्या करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा +ab, अयोटा ab। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। ये इतना हो गया हमारे पास, ये टर्म्स आ गई, ये इससे कैंसिल होगी, एक हमारे पास बचा a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ना, ये हमारे पास क्या बची, ये वाली टर्म अयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर को साइड पे कर दो। अयोटा स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है -1। जहां पे भी अयोटा स्क्वायर आएगा आपने उसको क्या लिखना है, -1 लिखना है। ठीक है, तो हमने इसको जो है ना -1 लिखा और फिर क्या हुआ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये भी क्या बन गई, एक रियल रूट बन गई। तो इसका मतलब है जी ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो यही हमने प्रूव करवाना था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है कि डी मॉर्गन लॉ करें और इसको जो है ना आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और u की वैल्यू दी है। स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले आपको क्या दिया, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और u की वैल्यू दी है। अब देखो, सबसे पहले डी मॉर्गन के आपको लॉ पता होना चाहिए और दोनों पता होना चाहिए। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, एक लॉ कर देते हैं और एक लॉ छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। अगर उन्होंने कहा इसको डी मॉर्गन लॉ से प्रूव करके दिखाएं तो आपने दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, दोनों लॉ प्रूव करके दिखाने हैं। सबसे पहले आपने करना है, एक टर्म को उठा लेना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा देना है। अब आपने करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला काम है ना वो करना है। वो क्या है, a यूनियन b। यूनियन इस तरह से लेते हैं कि दोनों क्या कहते हैं, दोनों सेट में से ना जो भी वैल्यूज हैं, जो भी डिजिट्स हैं, उनको तरतीब के साथ लिख देते हैं। ठीक है, इसको तरतीब के साथ लिख दिया, यूनियन लिया गया। जब इसके ऊपर बार लेनी है ना, a यूनियन b के ऊपर बार का मतलब होता है उसमें से माइनस कर दो। ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, u वाली टर्म में से a यूनियन b कर दो। u पहले आना चाहिए और माइनस का साइन अप्लाई करना है। ठीक है, u की वैल्यू लिखो जो क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है। फिर हमने क्या किया, माइनस का साइन अप्लाई किया और फिर जो है ना हमने क्या कर दिया, हमने इसके साथ जो हमारे पास ये वाली टर्म थी ये वाली लिख ली। अब माइनस किस तरह से लेते हैं आप लोगों ने याद रखना है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं बच्चे, तो ये आप लोगों ने भूलना नहीं है। जो पहला सेट है उसमें उसके साथ जो दूसरे सेट में वैल्यूज मैच हो रही हैं उनको छोड़ के जो मैच नहीं हो रही पहले सेट में वो आप लोगों ने लिखनी है। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि जो आपका पहला सेट है उसमें से जो मैच हो रही है वैल्यूज दूसरे सेट में वो नहीं लिखनी। तो लिखनी कौन सी है, वो वाली वैल्यू जो पहले सेट में दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही वो वाली लिखनी है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं तो हमें जो है वो एग्जांपल करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। देखो 2 इसमें है, पहले में है 2, दूसरे में है 2, कैंसिल कर दो। 3 है, 5 के ऊपर गोल दायरा लगा लो, 5 इधर नहीं है। 7 भी है, 7 पे लगाओ क्रॉस। 11 भी है और 13 भी है और 17 नहीं है। अब 17 और जो 5 इधर नहीं था, मतलब इस वाले पोर्शन में नहीं था,
वो उठा के आपने आंसर में लिखना है। अब बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई और टर्म भी होती है, जैसे लेट्स सपोज 20 भी होता, 21 भी होता, वो यहाँ पर तो नहीं थी पहले सेट में, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने ये भी अपने आंसर में लिखना है। सिर्फ पहले सेट में जो वैल्यूज रह जाएंगी ना वो लिखनी है, बस ये इतनी सी बात आपने पल्ले बांध लेनी है अपने, भूल के नहीं आना, गलत नहीं करना, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल होता है। आ गया, एक आंसर आ गया। अब हमने करना है राइट साइड ले लेनी है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले आप करोगे ए इंटरसेक्शन किस तरह से लोगे, यू माइनस ए करके, वही वैसे ही जैसे ये वाला हमने लिया कि यू की पहले टर्म लिखनी, यू का सेट लिखना है, फिर माइनस, फिर हमने ए का सेट लिखना है, ठीक है। इसी तरह फिर हम जैसे कैसे लिखेंगे, वो वाली चीजें लिखनी है जो दूसरे वाले में मैच ना हो पहले वाले की चीजें, ठीक है। तो वो हमने अपने आंसर में लिख देना। इसी तरह हमने नेक्स्ट निकाल लेना है और फिर हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेना। भाई इंटरसेक्शन किस तरह से लेते हैं, इंटरसेक्शन इस तरह से लेते हैं कि दोनों सेट में जो चीजें मैच हो रही होती है ना वो लिखते हैं बस अपने आंसर में, जो मैच नहीं हो रही होती वो नहीं लिखते। अब इस बच्चे ने भी देखो कि एक ही पार्ट सॉल्व किया, तो आप लोगों ने एक पार्ट सॉल्व नहीं करना, जब भी आपने करना है इसके दोनों डी मॉर्गन के लॉ जो है ना वो क्या करना है, सॉल्व करने। तो इसका एक पार्ट जो है, एक पार्ट आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से करें, और ठीक है। ये बाकी ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ना आप लोगों ने ना A3 फाइंड करना है। एक हमें ना मैट्रिक्स दिया हुआ, उसको बोला A3 फाइंड करना है। हो सकता था वो आपको बोले कि A4 फाइंड करो, A4 फाइंड करो। सबसे पहले आप क्या करोगे, A को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा, A स्क्वायर बन गया। फिर आप क्या करोगे, A स्क्वायर को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन गया, A3 बन गया। फिर A3 का जो आंसर आएगा उसको आप ये कर दोगे A फिर से A के साथ कर दोगे, तो ये किसका आंसर बन जाएगा, A4 का आंसर बन जाएगा। इसी तरह आपने जो है ना वो करते जाना है। नेक्स्ट अब देखो, अब हमारे पास उसने क्या बोला कि आपने A3 तक जाना है। तो सबसे पहले हमने ये किया, A स्क्वायर लेने के लिए A डॉट A कर दिया, A ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसको कर दिया। अब उसने नेक्स्ट क्या किया कि आपने जब मल्टीप्लाई करवाना है ना दोनों को, तो कैसे करना है, पहली रो पकड़ लेनी है, पहला कॉलम पकड़ लेना है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 के साथ किया, इधर लिख दिया, 1 को 2 के साथ किया, इधर लिख दिया, 3 को 2 के साथ किया, इधर लिख दिया। आंसर निकाल लिया, जो भी आंसर आया इस तरह किया। फिर अगली रो ली, दूसरी रो ली, दूसरा कॉलम लिया, 2 को 1 के साथ किया, 5 को 5 के साथ किया, 6 को -1 के साथ किया। इसी तरह ये दूसरी रो आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपने तीसरी रो उठा लेनी है, तो ये तीसरी रो का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एक मिनट, दोबारा मैं आपको ना क्लियर करके बताती हूँ। देखो, सबसे पहले पहली रो उठाई, उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। पहली रो का काम खत्म हो गया इधर, ठीक है। दोबारा समझना मैंने क्या कहा, पहली रो को पहले इसके साथ, फिर अगली के साथ, फिर अगली के साथ। पहली रो को क्या करोगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, आंसर निकाल लो जो भी आ रहा है। फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, इसी तरह तीसरी रो के साथ। तो ये आपका पहली रो का आंसर आ गया। इसी तरह आपने दूसरी रो के साथ करना है। दूसरी रो के साथ स्टार्ट करते हैं, दूसरी रो ली, दूसरी रो को पहले पहली रो से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह ये वाला पोर्शन आ गया। इसीलिए थर्ड वाले के साथ भी आप लोगों ने यही करना है, पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। ये तीन आंसर हमारे पास 3 निकल आए। अब आपने करना है इन कॉलम्स को उठा लेना है, इसी तरह उठा लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, ये हमारे पास आ गया तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज आपके आ गया, ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, ये C3 आ गया। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कॉलम बना के लिख दिया। ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद A2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने करना है ये वाला काम, A3 निकाला ना हमने, फिर हमने किया A2 के जो आंसर निकला है उसको फिर A के मैट्रिक्स के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर निकाल दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है, हमारे इधर से ही देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये है इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड मैंने ना बहुत मतलब वीडियो में करवाया हुआ पहले भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जो है ना वहां से समझ लीजिएगा। और आगे रही बात, अब देखो इसमें एक मिस्टेक ये थी कि अब इसने देखो इसका एडजॉइंट जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस में निकल रहा है। जब डिटर्मिनेंट माइनस में निकलता है ना, तो हमने लिखना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता और क्वेश्चन को वहां पर ही खत्म कर देना। जैसे अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या निकला, -4 निकला, तो आपने यहाँ तक बात कर देनी, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्वेश्चन खत्म, बस आगे नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए किया हुआ है। तो अब आप लोगों ने ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रामर रूल। तो क्रामर रूल आपको पता सिंपल सा ही होता है।
लाजमी एक आधा सवाल इसका लाजमी आता है, तो ये आप लोगों ने करना ही करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। डिटर्मिनेंट अब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो ये सीधी लाइनें लगाते हैं। ठीक है, ये तो एक मैट्रिक्स में यूं लाइनें लगती है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ना तो सीधी लाइन लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, फिर आपने करना है पहली वैल्यू को उठा लेना। पहली वैल्यू को जब उठाया, इसकी रो और इसका कॉलम क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। 3 इधर लिख देना है, इसकी रो और इसका कॉलम क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये जो 4 चीजें बची ना, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। इधर से शुरू करना है, ऊपर से 1 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के साथ, फिर माइनस का सिंबल, फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 के साथ, जैसे यहाँ पे लिख दिया हुआ। ठीक है, देन आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगला लिखना होता है। ये एक रो का पहले कॉलम का काम हो गया ना, अब आपने करना है अगला लिखना है। अगला किस तरह से लिखोगे, देखो -1। अब माइनस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि जब हम पहले प्लस आता है, पहली टर्म के साथ प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अगला नेगेटिव। अब हो सकता था यहाँ पे वो आपको 4x4 का मैट्रिक्स दे देता है यहाँ पे, लेकिन 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना। अगर वो आपको 4x4 का मैट्रिक्स देता ना, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था कि ना, फिर अब नेक्स्ट जो भी सिंबल आता है, नेक्स्ट जो भी डिजिट आता है, उसके साथ माइनस लगता है। तो ये खैर हायरार्की बनी हुई है, प्लस से शुरू करना है, एक को छोड़ के प्लस माइनस इस तरह से लेके चलना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये उठा लिया, ये दूसरा ये वाला नंबर उठा लिया। अब क्या करना, यहाँ पे ये लिख लिया माइनस ये वाला जो मैंने बताया, जिस सेंस से हम चलते हैं वो वाला, और 1 ये वाला आ गया। इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दो। जब डिलीट किया, यहाँ ऊपर से शुरू होना है, 1 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ। ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर -1 को मल्टीप्लाई करवाया -2 के साथ, और ये इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में आपने करना है, यहाँ पे +1 आना था, +1 ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो तीसरी टर्म है, इसके साथ -1 है, तो जो टर्म के साथ माइनस प्लस आएगा ना, वो आपने लाजमी लिखना है। तो -1 लिखा। अब आपने करना है ये वाली रो, ये वाला कॉलम क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। कर दिया डिलीट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, फिर माइनस का साइन, और फिर -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ। इस तरह आपने ये आंसर निकाल लेना। आंसर हमारे पास क्या है, +9 आ गया 9। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ना, अब ये वाली जो हमारे पास इक्वल्स के बाहर दी होती है ना, ये वाली मैट्रिक्स की कह लो कि कॉलम, इसको आपने रिप्लेस करना है x की वैल्यू के साथ, y की वैल्यू के साथ, z की वैल्यू के साथ, और फिर इन जो भी आंसर आएगा उनके डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देना होता है। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाता है क्रामर रूल का। अब मैं बताती हूँ किस तरह से हमने किया। सबसे पहले देखो, जब हमने अपना मैट्रिक्स लिखा था ये वाला मैट्रिक्स लिखा था, सबसे पहले हमने क्या करना है कि x के साथ रिप्लेस करना है। x के साथ रिप्लेस करना है। x होता है ये पहली वाली, y होता है ये दूसरे वाली, z होता है ये तीसरे वाली। ठीक है, आपने ये जो आपकी वैल्यू है ना 4 -4 और मेरे ख्याल है 1 है, तो इसको रिप्लेस कर देना इसके साथ, जैसे यहाँ पे ये किया हुआ है, रिप्लेस कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में आपने करना है दूसरे के साथ, y के साथ रिप्लेस कर देना है। y वाली मतलब ये खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पे ये चीज आ जाएगी। फिर इसी तरह तीसरी के साथ कर देना। तो ये किया हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। जब ये इतना काम हो जाए, फिर आपने इनके डिटर्मिनेंट्स निकालना, जैसे हमने पहले निकाले हुए थे। ठीक है, इसी तरह डिटर्मिनेंट्स निकाले, पहले इसका निकाला, ठीक है, आंसर आ गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर आ गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर आ गया। अब आंसर आ गए। अब तीनों को डिटर्मिनेंट के साथ जो हमने इसका होल का डिटर्मिनेंट निकाला हुआ था ना, जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट था, उसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। बस इतना सा काम है। ठीक है, अब मैं आपको मार करके दिखाती हूँ। ये देखो जरा, ये ओवरऑल डिटर्मिनेंट का आंसर निकला हुआ है हमारे पास। ठीक है, और ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स निकले हैं, इनका आंसर निकला हुआ है। अब क्या करो, इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो, फिर किसका आंसर आ जाएगा, x1 का आंसर आ जाएगा। इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, x2 का आंसर आ जाएगा। इसको नीचे रखो, उसको सॉरी ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, और आंसर आ जाएगा x3 का। तो ये इसी तरह डिवाइड करके। क्रामर रूल के फॉर्मूले की बात करो ना, सिर्फ अगर फॉर्मूला याद रख लो तो मेथड तो आप लोगों को तकरीबन सबको आता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी, या इसको अगर आप x का ही नाम दे दो। ठीक है, x का ही नाम दे दो। तो सबसे पहले ये करना होता है, x1 का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। x1 का डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, उस लास्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं पहले कॉलम के साथ, तो फिर हमारा ये आ जाता है। और ये डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है, ये जो भी हमारे पास पूरी टर्म दी होती है ना, ये वाली, ये इसको लेके इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो ये ओवरऑल डिटर्मिनेंट निकालता है। इसी तरह x1, इसी तरह x2, इसी तरह x3। ओके हो गया। देन अब ये क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, उसने कहा कि इसको एक्सपैंड करके दिखाओ। एक तो ये इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा कि इसको एक्सपैंड भी करके दिखाओ। मतलब 2 सवाल हैं इसके अंदर ना आप लोगों के। सबसे पहले अब देखो, जब आपको इक्वेशन दी है उसने बोला कि इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को, उसने कुछ भी हिंट नहीं दिया। तो इसका मतलब है फिर जब इक्वेशन दी हो ना पावर ज्यादा हो जिसकी, मतलब इधर x4 है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो बस हमने सिंपल क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके ना तो फार्मूला मतलब वैल्यूज निकाल देनी x की। ठीक है, सिंपल ये काम करना है आप लोगों ने। सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये रेशनल रूट है तो हम अपनी मर्जी से कोई ना कोई लेटर्स जो है ना ढूंढ के इसके अंदर ना लगाएंगे। अब देखो पावर इसकी x4 है ना, तो हमने इसकी पावर डिक्रीज करके x2 तक लेके जानी है। अब इसमें जो है ना, या तो हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लेते हैं, या एक और तरीका तो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, तो आप लोग बेहतर यही है कि यही तरीका सीख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, अपनी मर्जी से ना वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दी, लट करना स्टार्ट कर दी। 1 पुट करके देखा इस पूरी इक्वेशन में, देखो इसको पुट करके देखा, आंसर में क्या आया, -3 आ गया, 0 नहीं आया। तो हमें अपने जहाँ पे 0 आएगा ना तभी हमें हमारी रूट मिलेगी। नेक्स्ट स्टार्ट किया, -1 पुट किया, कोई 0 नहीं आया, रूट ही नहीं मिली। फिर हमने क्या किया, 2 पुट किया। ठीक है, जब 2 पुट किया ना तो तब हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमने इसको प्रूव करना है किस तरह से 0 हुई। देखो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड बनाने लगी। जो आपकी जितने भी कांस्टेंट है ना आपकी इक्वेशन में, वो आप लोगों ने लिख लेने, सिर्फ जस्ट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट 2 -3 -1 -3 2 ये लिख लिए कांस्टेंट। और हमने कौन सी रूट, अब हम क्या करेंगे, 2 पुट किया। सबसे पहले आपने करना है पहला डिजिट उतार लेना है, फिर आपने करना है 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना है इधर। तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब इनको करना है प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा, माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, आंसर क्या आ जाएगा 1 1 इधर आ गया। अब ये करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर लिख देना इधर आ गया। अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस कर लो जो भी आंसर आया। अब देखो माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये करना है, फिर इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को किया 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2। ठीक है, जो आंसर आएगा वो इधर लिखते जाना है। फिर इसको प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया -1। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, तो -2 आ गया, आंसर इधर लिख दिया। अब देखो इन दोनों को एड और सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। आगे डन, इतना हो गया काम। देन अब हमारे पास ये जो टर्म्स निकली है ना, इनका मतलब समझना। जो पहली टर्म होगी ना वो आप अब देखो एंड से बल्कि शुरू हो जाना है। पहली एंड वाली टर्म आपकी कांस्टेंट होगी, उसके बाद x होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा। इस तरह आप लेके चलना है। अब इसके साथ आपके जो भी कांस्टेंट आए हैं आपने उनके साथ इक्वेशन बना के लिख लिया। ठीक है, अब आपकी x3 तक आ गई, लेकिन हमने इसको x2 तक लेके चलना है ताकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। ठीक है, अब देखो, अब हमने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की दोबारा से। ठीक है, दोबारा से टेस्टिंग स्टार्ट की तो हमने 1/2 पुट करके देखा, 1/2 पुट करके देखा तो हमारा आंसर जो वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा 0 के इक्वल आ गया, मतलब हमारी रूट मिल गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे। फिर उसी तरह से इसको इसके साथ सबसे पहले करना है पहली टर्म उतार लेनी, उतर गई। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के आंसर यहाँ पे किया। देखो जरा 1/2 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 के साथ, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो ये हमने वहां पे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो अब दोनों पॉजिटिव है तो 1 1 2 बन गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर जो है वो इधर। फिर प्लस माइनस करो जो भी हो रहा है, यहाँ पे 2 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर इधर। और इस तरह हमारे पास यहाँ पे 0 बन गया। अब फिर से क्या करोगे, आप इसकी इक्वेशन बना के लिखोगे। जब हम इसकी इक्वेशन बना के लिखेंगे ना, ये अब देखो मैंने बताया था कि ये आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका x होगा, ये आपका x स्क्वायर होगा। इनके साथ आप इनके वेरिएबल्स लिख दो। सारी प्लस की टर्म है तो प्लस ही आ जाएगा। आ गया। आप क्या करो, इसमें देखो चीज कॉमन आ रही है ना, 2 कॉमन आ रहा है, आपने 2 कॉमन निकाल लिया, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दो। सॉल्व किया, देखो -b + -b² - 4ac/2 है, ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है। इसका भी लास्ट में सवाल आता है, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। वैल्यूज पुट की, वैल्यूज अब किस तरह से पुट की है, वैल्यूज हैं जी पुट की हमने। देखो जरा, जो हमारे पास पहली टर्म होती है ना वो a की वैल्यू है, जो दूसरी टर्म होती है वो b की वैल्यू होती है, जो तीसरी टर्म होती है ना वो c की वैल्यू होती है। अब देखो जरा, b पूछा हुआ है, इसमें सारी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है, तो ये इधर आपने अपने फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल देना। आंसर मेरे पास आया ये वाला, बस हमने इतना ही काम करना था और आंसर निकालने थे। एक तो हमारे पास 2 आंसर ये आ गए, एक की प्लस माइनस में, एक है -1 प्लस अयोटा √3/2। एक आंसर आया -1 माइनस अयोटा
√3/2। देखो एक प्लस माइनस है ना, दो आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे था √-3 आ रहा था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, √-1 वैल्यू होती है योटा की, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना हमने कर लिया। और ये जो 2 हमने कहाँ से लिया, ये वाला जो 2 आया है हमारे पास आंसर में, और यहाँ ये 1/2 जो हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज किया ना, जिस रूट पे उसका आंसर 0 आया था और जो सिंथेटिक डिवीजन में यूज हुआ है वो भी आपने आंसर में लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे 2 यूज किया था, ये वाला 2, एक तो ये 2 आएगा, एक हमने सॉरी ये 1/2, एक हमने 2 ये वाला यूज किया था, तो ये 2 ये आंसर बन गए और 2 ये वाले हमारे पास आंसर बने। तो टोटल 4 आंसर निकाले। एक आपको बात बता दूं, जितनी हमारे पास क्वेश्चन में पावर गिवन होगी ना, उतने ही इसके आंसर होंगे। तो ये आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है बात। मैं आपको सच्ची बताऊं ना, ये जब सवाल करने बैठते हैं ना, तो हमें भूल जाता है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन वाले आंसर भी लिखने हैं, तो ना हम सिर्फ क्वाड्रेटिक वाले आंसर लिख देते हैं। तो ये आप लोगों ने ये बात यहाँ से याद रखनी है कि जो पावर, जितनी भी पावर आपको दी होगी ना, उतने ही आपके आंसर आएंगे, और इस आंसर के हिसाब से आपको याद आ जाएगा जो आपने सिंथेटिक डिवीजन में यूज किया वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला था कि इसको एक्सपैंड करके दिखाना था बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो हमने इसको एक्सपैंड किस तरह से किया है कि एक इसका ना ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपसे याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक वाइक है माशाल्लाह, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर मेरे पास एक मेथड है, मैं आपको वो सिखा देती हूँ, ठीक है। सिंपल सा मेथड है बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने का, या जिसको भी वो बोले कि एक्सपैंड करके दिखाओ, तो उसको आपने किस तरह से एक्सपैंड करना है। अब आपने इसकी पावर देखनी है। क्वेश्चन में हमें पावर गिवन थी क्या, a प्लस मेरे ख्याल 7i, 2 प्लस b है, हमारे पास है जी 2 प्लस b और पावर कितनी है 7। आपने 7 पावर को ना देख लेना है। सबसे पहले 1 लिखना है, ठीक है। फिर आपने ये कर देना है 1 1 लिख देना है। फिर नेक्स्ट ये वाला 1 यहां से नीचे होके आ गया, ठीक है। अब क्या आएगा, ये दोनों 1 ऐड हुए, 2 बन गया। ये वाला 1 ऐसे ही आ गया, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया। अंदर वाली टर्म्स किस तरह से लिखनी है, 1 2 1 2 3 बन गया। फिर ये वाला 2 1, ये क्या बना दिया, 3 बना दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला 1 ऐसे ही, ये वाला 1 ऐसे ही, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, 3 1 4 बन गया, 3 3 6 बन गया, 3 1 4 बन गया। इसी तरह ना ये आपके पास टेबल सा बनता जाएगा। मतलब हर एक में देखो, एक लेवल पे मूव कर रहे हैं ना, इस लेवल पे हैं हम, इस लेवल पे हैं, इस पे लेवल पे एक टर्म ऐड हो गई, इस टर्म पे एक और टर्म ऐड होगी, मतलब ऐड हो ही जा रही है। और ऐड किस तरह से हो रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। सबसे पहले आया 1, ठीक है, ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया। दूसरी टर्म में क्या आ गया, दोनों को ऐड करके लिख दिया। ये वाले 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया। 1 2 को दो टर्म को ऐड करके लिखा, फिर ये वाले 2 को 2 टर्म को ऐड करके लिख दिया। फिर क्या किया, फिर ये वाला 1 ऐसे आ गया, ये वाला 1 ऐसे आ गया, इसको ऐड करके यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे। इसी तरह जो है ना, आपने क्या करना है, इसको करी जाना है। कहां तक करना है, 7 टर्म्स तक, ठीक है। अब इसको काउंट करो जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसलिए लिए क्योंकि पहला हमारे पास 1 था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 7 टर्म ले लेनी है, मतलब एक ज्यादा ले लेनी है। अगर टोटल देखें तो 8 है ना, लेकिन आपने क्या करना है कि याद रखना है कि एक टर्म ज्यादा होती है, मतलब 8 ही लेनी है। जो भी आपको जितनी पावर की होगी उससे एक ज्यादा लेना है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ तक। बल्कि तब तक आपने करना है जब तक आपकी यहाँ पर पावर ना आ जाए दूसरे नंबर पर। देखो ना जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है ना, तो ये हमारे पास जब तक 7 नहीं आता तब तक हम इसको लेके ही चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। फार्मूला मैं सिंपल बात बताऊं, आपने ना जो आपकी लास्ट इक्वेशन बनेगी ना 7th वाली पावर वाली, उसको उठा लेना है। सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले जो भी इसके साथ वैल्यू है, 1 है ना वैल्यू, 1 लिख लिया 1। अब आपने ये करना है, जो आपकी दूसरी टर्म होगी, दूसरी टर्म कौन सी है, ये y है। ये फॉर्मूले की बात करूं तो वैसे क्वेश्चन में पास b है, दूसरी टर्म ले लेनी है। उसके जो एग्जैक्ट पावर है ना क्वेश्चन में, वो लिख लेनी है। एग्जैक्ट पावर आपके पास कितनी थी, 7 थी ना क्वेश्चन में, 7 लिख लिया। फिर आपने करना है जो आपके पास, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद जो आपके पास दूसरी टर्म है, यानी आपका x, यानी यहाँ हमारे पास क्या है 2, उसको क्या कर देना, उसकी पावर में उसको 0 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात, मेरे पास क्या है 2, उसको क्या कर देना, उसकी पावर में उसको 0 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, यही हायरार्की जल्दी चली जानी, बस थोड़ा समझने वाली बात है। पहले 1 ले लेना, 1 ले लिया, ये वाला 1 ले लिया, फिर क्या करना है, दूसरी टर्म ले लेनी है, पहली टर्म ले लेनी है, दूसरी टर्म ले लेनी है, पहली टर्म ले लेनी है। इसी तरह जो क्वेश्चन में ये तो मैं आपको एक फॉर्मूले से बता रही हूँ ना, लेकिन हमें हमारे x की जगह पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x की जगह पे हमारे पास 2 है, b की जगह सॉरी इसके पहली टर्म हमारे पास 2 है, b की जगह ये y की जगह पे बस b है। इसकी टर्म जो भी आपके पास पावर होगी आपने उसको क्या करना है, वो ही लिख देना है, दूसरे की पावर। और इसकी की पावर कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। कर दिया यहाँ तक। अब प्लस नेक्स्ट चलो, दूसरी टर्म उठाई, ये दूसरी टर्म आ गई, दूसरी टर्म उठाई, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर वही वाली टर्म, पहली वाली दूसरी वाली टर्म, फिर पहले वाली टर्म, ठीक है, दूसरे वाली टर्म, पहले वाली टर्म, फिर हमने क्या करना है, जो हो गया ना हमारे पास दूसरा वाला, उसकी पावर में कमी करते जाना है, मतलब एक एक करके कमी, और दूसरे वाले में इजाफा करते जाना है। मतलब कि जो x वाली टर्म है उसकी पावर में आप लोगों ने इजाफा करी जाना है, और जो y वाली टर्म है उसकी पावर में क्या कर देना है, कमी करते जाना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, अब देखो जरा, नेक्स्ट 1 7 हो गया था ना, आंसर निकाल दिया। अब 21 को नेक्स्ट उठाना है, 21 लिखा, फिर क्या करना है b, अब b की पावर हमने यहाँ पे क्या ले ली थी, 6 ले ली थी ना, 6 से 1 कम क्या होता है 5, फिर साथ आया 2, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होगी, यहाँ पे 1 थी ना पावर, तो इसकी पावर क्या कर देना, इंक्रीज कर देना है, एक की पावर को इंक्रीज करते जाना है, एक की पावर को कम करते जाना है, ठीक है। इंक्रीज किसकी पावर को करना है, डिक्रीज किसकी पावर करना है, ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। और साथ में क्या करना है, बस आप लोगों ने जो हमने लास्ट वाली इक्वेशन से वैल्यूज उठाई है ना, वो एक करके उनको ऐड करते जाना है। 21 तक हो गया, फिर 35 को उठाया, 35 को उठाया, ये 35 आ गया, फिर हमने क्या कर लेना, दोनों की वैल्यूज लिख ली, मल्टीप्लाई करवा लिया पावर के हिसाब से, फिर निगलेक्ट करते गए, एक में इजाफा करते गए, एक में माइनस करते गए, इसी तरह चलते जाना जब तक कि ये वाला 1 ना आ जाए। ये वाला 1 आया, ठीक है। इधर सबसे लास्ट में क्या हुआ देखो जरा, सबसे लास्ट में हमने देखो जब हमने स्टार्ट किया था b की पावर 7 थी, 2 की पावर 0 थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 7 हो गई, b की पावर 0 हो गई। जब यहाँ तक ये स्टेप आ जाए ना, वेरिफिकेशन के लिए देख लेना कि आप दोनों के ये वाली चीजें जो है ना ये रिप्लेस हो गई आपस में। मतलब देखो पावर्स के 2 की 7 हो गई है, b की पहले 7 थी, b की 0 हो गई है, पहले 2 की 0 थी। तो जब रिप्लेस हो गई तब इसका मतलब है आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरीके से लेके चल रहे हो। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, और जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। बस यही आंसर है हमारे पास, और यही हमने सॉल्व करना था, ठीक है। ये इतना सा काम है। उसके बाद इस क्वेश्चन की वीडियो जो है ना वो एक बच्चे ने समझाया, वही शेयर कर देते हैं। सिंपल बस यही है, फॉर्मूले में पुट करी जाना, हमारे पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद डेफिनेशन थी फंक्शंस की और उसकी टाइप, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन करें तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज था जिसने ये टर्म को डिफाइन किया, जो बताता है कि एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पे क्या डिपेंडेंस है, ठीक है। तो जैसे अब उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे हमारे पास बाज़ औक़ात होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास दिया होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बाज़ औक़ात हम ये एग्जांपल जो है ना वो करते हैं। तो अब इसमें देखना है कि जो है ना ये हमारे पास y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो किसी पर डिपेंड करे, ऐसी चीज जो किसी पर डिपेंड ना करे। अब ये इंडिपेंडेंट किस तरह, क्योंकि अगर y की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और ये क्या करता है, x पे डिपेंडेंट करता है। एग्जाम्पल डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, लेट x एंड y बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स बी द मैपिंग f x y इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ x कॉरेस्पॉन्ड टू यूनिक एलिमेंट इन y। मतलब क्या कहता है कि x का हर एलिमेंट y के साथ यूनिकली कॉरेस्पॉन्ड या मैपिंग या उस पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको डिफाइन की हुई है, ठीक है। ये वाली एग्जांपल आपको डिफाइन की हुई है। अब फंक्शन की और देखें तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। मतलब एक दो वैल्यू से एक ही वैल्यू क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है, लेकिन x की दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात ख्याल रखनी है आप लोगों ने। मतलब ये कि x की दो वैल्यू मतलब एक x की इस वाले ये जो फंक्शन है इसकी दो वैल्यूज नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अब देखो सिंपली वो ये कहना चाह रहा है कि x की अगर बात करें ना तो जैसे अब इधर था, यहाँ पे क्या था कि x1 की भी वैल्यू थी, x2 की भी वैल्यू थी,
सेम वैल्यूज थी, वो वैल्यूज जो भी मतलब वैल्यूज तो सेम हो सकती है ना x1 की जो भी मर्जी वैल्यू आ जाए, लेकिन वो क्या कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही x की दो वैल्यूज हों, तो फिर ये हमारा फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये हमारे फंक्शन ये चीज सपोर्ट नहीं करती। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनकी बात करें तो इंजेक्टिव की पहले देख लेते हैं। फंक्शन दैट ऑलवेज मैप द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इट्स डोमेन एंड द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, ठीक है। तो इसको 1-to-1 फंक्शन कह देते हैं। 1-to-1 फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जैसे ये वाला, ठीक है। सब्जेक्टिव, ये आप इसकी अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं कि हर एलिमेंट है वो एक्स का हर एलिमेंट है वो आप वाई के हर एलिमेंट के साथ मैच करेगा, या ए का हर एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से 1-to-1 रिलेशन होगा। 1-to-1 मतलब एक से एक का रिलेशन। सब्जेक्टिव की बात करें, आ मैप वन और मोर एलिमेंट एंड ए बी टू द सेम ऑफ द एलिमेंट, वो कहता है कि क्या हो सकता है, इसको मोनटू फंक्शन भी कहते हैं। डेफिनेशन को समझे, दैट मैप्स वन और मोर एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी ले सकता है और बी के भी ऐसे ही सेम। तो वो ये एग्जांपल से उन्होंने क्लियर कर दिया। बाइजेक्टिव की बात करें तो इसको हम 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस भी कहते हैं। अ फंक्शन दैट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, जो ये दोनों की फैसिलिटी रखे उसको हम कह देते हैं। तो ये एग्जांपल उसने ले दिए बस। तो ये था हमारे पास कुछ इसके होप तो कि मैं समझा पाई हूँ। और इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो क्रामर रूल, डी मॉर्गन लॉ, फंक्शंस आ गए हमारे पास। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें रह गया, मैंने वो नहीं समझाया, मैं वो देख लूँ एक दफा, मुझे अब याद आया, वो कॉज वाला किधर चला गया है। ये है जी क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। ये क्वेश्चन 5 का बी पार्ट क्या है, शुक्र है मुझे नजर आ गया, नहीं तो अगर ना नजर आता तो फिर ये रह ही जाना था। वो कहता है इस चीज को प्रूव करके दिखाओ। आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या होती हैं। लेकिन अगर आप वो बटे वाला कैलकुलेटर देखें ना तो उसमें ये वैल्यूज निकल आती हैं इजीली। cos 30 लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा, cos 3/2 लिखोगे तो cos 60 लिखोगे तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये टेबल से या कैलकुलेटर से हमने वैल्यूज को ले लिया। आपने राइट हैंड साइड पकड़नी है अपनी, राइट हैंड साइड में पकड़ के ना वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज कौन सी पुट कर, ये राइट हैंड साइड पकड़िए, इसको चल क्यों नहीं रहा, ओके वो नहीं चल रहा। राइट हैंड साइड पकड़ी, cos 30 की वैल्यू में पता है √3/2 होती है, वैल्यू डाल दी, आंसर निकाला 1/2 आ गया। और हमें पता है 1/2 किसके इक्वल होता है, cos 60 के इक्वल होता है, आंसर आ गया, बस सिंपल। सो होप सो मैं समझा पाई हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। टाइम देख लें 3 बजने लगे हैं और मैं इस टाइम जो है वो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो लाइक, कमेंट्स और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन AMS का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 30, 2 और 30 के दरमियान जितनी भी इक्वल डिस्टेंस या स्पेसिस के बाद वैल्यू आएगी ना, वो हमने 6 फाइंड करनी है 2 और 30 के दरमियान। इसके लिए ये फार्मूला होता है हमारे पास AN A + n-1 D। AN का मतलब होता है जो लास्ट वैल्यू, वो उसकी जो भी वैल्यू हो, लास्ट वैल्यू की जो वैल्यू हो, मींस के हमारे पास AN हमारे पास लास्ट में ये 30 आता है AN, इसलिए AN की वैल्यू 30 हो गई। और यहाँ पे A को हम AI भी कहते हैं, A इनिशियलाइज मींस के जो जहाँ से वैल्यूज़ शुरू हों, मतलब कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 से शुरू हो रही हैं, इसलिए हम इसको AI कंसिडर करेंगे। और हमने बाकी जो उनसे 6 वैल्यूज़ हैं उनको लेट कर लिया, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये हमने लेट कर ली। अब इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ना डी फाइंड करना होता है। डी मतलब कि पहले हमने सबसे पहले डी फाइंड करना होता है। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। इसके लिए हमें सबसे पहले AN, जो कि AN को हमने कंसीडर करना है कि वो लास्ट वाली वैल्यू है, जो भी आपको वैल्यू दे, मींस के 40 दे दे, 50 दे दे या 60 दे दे, लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो हमने AN में पुट कर देनी है। बाकी AI का जो हमारे पास इनिशियलाइज वैल्यू हो वो हमने पुट कर देनी है। एंड टोटल नंबर जितने भी नंबर आपको दिए हों वो आपने पुट कर देने हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 30 दिया हुआ है और स्टार्ट वाली वैल्यू 2 दी हुई है, और नेक्स्ट टोटल जो नंबर है, N का मतलब होता है टोटल नंबर्स। जैसे ये 6 हमने फाइंड करने हैं और 2 ये हमें दिए हुए हैं, 6 और 2 8 हो गए। टोटल नंबर हमारे पास हो गए 8 -1। ये फार्मूले का -1 है, -1 किया 7 आ गया, और D वैसे का वैसे, क्योंकि हमने D फाइंड आउट करना है।
32 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 30 में से 2 निकाले, 30 में से 2 निकाले, बकाया 28 को 7 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डी के साथ, उधर जाके डिवाइड, ये आ गया 4। अब हमारे पास जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है ना वो 4 है। अब या फिर ऐसा करें 2 में 4 प्लस करते जाएं, 2 जमा 4 6 आ गया, 6 जमा 4 10 आ गया, 10 जमा 4 14 आ गया, 14 जमा 4 18 आ गया, 18 जमा 4 22 आ गया, 22 जमा 4 26। ये ना कॉमन सी ट्रिक है जिसे हम कहते हैं सिंपल ट्रिक। अगर फार्मूले के हिसाब से चलें, हमने ए एन को कंसिडर करना है कि हमारी जो लास्ट वैल्यू हो, जैसे हमने यहाँ पे 3 फाइंड आउट करना है, ये कर लेते हैं 3 को फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करना है, इसको हमने A3 को A3 लिख देना है, बाकी इसमें बाकी की वैल्यूज़ पुट करते जाना है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, जैसे हमारी लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमने पुट कर देनी है और लास्ट वैल्यू में से 1 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया A1 कैसे फाइंड आउट किया है, हमारी लास्ट वैल्यू थी, हमारी जो इनिशियलाइज वैल्यू थी वो 2 थी, 2 के बाद 4 आ गया, 4 डी जो फार्मूले का डी एंड पे लिख लो, स्टार्ट पे लिख लो, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे जो n है ना हमारे टोटल नंबर्स हमने वो बताने हैं। अब टोटल नंबर्स जैसे A1 में हमने क्या किया, A1 में हमने फाइंड आउट करना है A1 की वैल्यू। जैसे यहाँ पे A1 2 और A1 ये 2 नंबर हैं हमारे पास, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आ गया, 4 एक बार 4 और 4 में 2 जमा 6, ये देखो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही A3 में अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 वैल्यूज़ हैं, इसको 4 माइनस 1 कर दो, 4 में से 1 गया, 3 बार 12 और 2 14, ये देखें A3 हमारे पास 14 आ गया। बस ये सिंपल सा ट्रिक थी। वैसे आप वो दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करें क्योंकि वो सिंपल एंड इजी है और ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए